हेलो दोस्तों, मैं हूं अवनीश और हम लोगों ने पिछली क्लास में अध्याय 7 जो कि इस अधिनियम का सबसे छोटा अध्याय है जिसमें केवल एक धारा है, धारा 62, उसको कंप्लीट कर लिया था। और अध्याय 8 हम लोग पढ़ रहे थे। अध्याय 8 की दिशा में हम लोगों ने धारा 62 से लेकर धारा 66 तक, 63 से लेकर धारा 66 तक कंप्लीट कर दिया था। हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था थोड़ा सा उसको जान लेते हैं। पहले हमने 63 में पढ़ा था कि पुलिस को जवाबदेही बनाने के लिए एक तंत्र की बात की थी धारा 63 में, और धारा 64 में राज्य स्तर पे और जिला स्तर पे पुलिस शिकायत के लिए प्राधिकरण का प्रावधान दिया गया है, उसके गठन का प्रावधान दिया गया है कि उसका गठन कौन करेगा। और उसके बाद हम आते हैं जब धारा 63 के बाद धारा 64 हो गया, धारा 64 के बाद धारा 65 पे आते हैं। तो धारा 65 में राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की संरचना दी गई है कि इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे। और 65A जो कि अंतः स्थापित किया गया था 2018 संशोधन द्वारा, उसमें बताया गया है जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण की संरचना। इसके बाद हम जब 66 पढ़ रहे थे तो 66 में हमने सब क्लास 1 में देखा था डिस्क्वालिफिकेशन की कौन व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं होंगे। उसमें हमने 6-7 पॉइंट पढ़े थे। और उसके बाद उसका जो सब क्लास 2 था उसमें हमने राज्य पुलिस शिकायत बोर्ड की नियुक्ति कैसे कौन करेगा, सदस्यों या अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, पैनल कौन निर्धारित करेगा और कौन कौन नियुक्त होगा उसके लिए पात्र होगा, इसके बारे में हमने चर्चा कर दी थी। अब आज हम शुरू करते हैं धारा 67 यानी कि सेक्शन 67 के बारे में आज हम बात करते हैं। 67 में कहा गया है कि चाहे राज्य का प्राधिकरण हो या जिला का शिकायत प्राधिकरण हो, उनके अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि कितनी होगी, उनकी पदावधि और सेवा शर्तें क्या होंगी, ये धारा 67 बताया गया है। तो इसमें केवल 2 बात याद रखना है कि धारा 67 में बताया गया है कि ऐसे अध्यक्ष या सदस्यों की जो अवधि होगी वो केवल 3 वर्ष होगी, जब तक कि वह त्याग पत्र न दे दिए हो। अगर इससे पहले अगर वो त्याग पत्र दे दे या उनको धारा 68 जो होती है उसके अंतर्गत उन्हें हटा ना दिया गया उनके पद से, तब तक कि उनका कार्यकाल कितना है, 3 वर्ष। और यह ध्यान रखिए कि यह पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते और सेवा शर्तें वही होगी जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विहित करे। अब अगले धारा है 68। इसमें अध्यक्ष तथा सदस्यों का पद से हटाया जाना। किन किन आधारों पे अध्यक्ष या सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है और कौन हटाएगा। ये धारा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नियुक्ति कौन करता था, राज्य सरकार करता था, लेकिन हटाने का प्राधिकार किसको है, राज्यपाल को। इनको कौन हटाता है, राज्यपाल हटाएगा प्राधिकरण के सदस्य अध्यक्षों को। और वे आधार कौन से हैं जिस आधार पर इनको हटाया जा सकता है पद से, तो 4 आधार है। प्रमाणित औचार एवं दुर्व्यवहार का अगर दोषी पाए जाते हैं, अपने कर्तव्य जो भी कर्तव्य दिए गए हैं प्राधिकरण के, उन कर्तव्यों के पालन में निरंतर उपेक्षा करता है, निरंतर कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, और अगर वह धारा 66(1) के अंतर्गत अगर वह नियुक्ति के लिए अपात्र होता है, जैसे वह भारत का नागरिक नहीं है, 70 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति हो जाता है, तो वह भी हटाया जा सकता है। उसके बाद अगला है कोई अन्य वैतनिक नियुक्ति प्राप्त करता है, मतलब कि इसमें तो अध्यक्ष सदस्य के रूप में वेतन प्राप्त कर ही रहा है, इसके अलावा अन्य वैतनिक पद अगर कोई स्वीकार कर लेता है तो उसको पद से हटाया जा सकता है। ये 4 आधार हो गए पद से हटाने के। अगला धारा है धारा 69। धारा 69 में प्राधिकरण के कर्मचारी की बात की गई है, जिसमें बताया गया है कि राज्य सरकार प्राधिकरण के कर्मचारियों के बारे में नियम विहित कर सकता है कि कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी, उनके चयन की प्रक्रिया क्या होगी। ये सारी चीजें कौन कर सकता है, राज्य सरकार विहित कर सकता है। जो इसमें एक बात जानने वाली है वो ये है कि उपधारा 5 जो है इसमें जोड़ी गई है, अंतः स्थापित की गई है, किसके द्वारा, 2018 संशोधन के द्वारा उपधारा 5 जोड़ी गई है। पहले 4 उपधारा थी, 5 जोड़ी गई, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जान लीजिए कि जो भी फील्ड इंक्वायरी होती है, फील्ड में जो भी इंक्वायरी होती है क्षेत्र में, उस इंक्वायरी के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों की सहायता ली जाएगी। किन सेवानिवृत्त अधिकारियों की सहायता ली जाएगी इस प्राधिकरण के द्वारा, सीआईडी के या आईडी के और अन्य जांच एजेंसी के, ठीक है, इनकी सहायता ली जाएगी। इसके बाद आते हैं कार्य संचालन। अगली धारा 70 कार्य संचालन। कार्य संचालन राज्य सरकार के अनुमोदन से प्राधिकरण स्वयं नियम बनाएगा। ये कह रहे हैं कि जो प्राधिकरण है, जिला प्राधिकरण है या राज्य प्राधिकरण है, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण है या जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण, ये दोनों ही प्राधिकरण अपने नियम स्वयं बनाएंगे, लेकिन राज्य सरकार के अनुमोदन से, राज्य सरकार के अनुमोदन से प्राधिकरण, इस प्रकार का प्राधिकरण स्वयं नियम बनाएगा। ठीक है, ये हमारा धारा 70 कंप्लीट हुआ। अब हम अगली धारा पे आते हैं जो बताता है कि राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के कार्य और जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के कार्य।
धारा 71 में जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण का भी कार्य दिया है और राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के भी कार्य दिए हुए हैं। राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के कार्य जो दिए गए हैं उसमें बताया गया है कि कौन कौन से कार्य राज्य पुलिस शिकायत बोर्ड के प्राधिकरण के द्वारा किए जाते हैं। तो पहला कार्य यह है कि वह अपर पुलिस अधीक्षक यानी कि एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या उच्चतर स्तर के जो अधिकारी होंगे उनके विरुद्ध जो भी शिकायत मिलती है उन शिकायतों की क्या करता है, जांच करता है। कौन करता है, प्राधिकरण करता है। देखिए मैंने जो आपको रैंकिंग सिस्टम बताया था, पदानुक्रम बताया था, अगर वो आपको याद होगा, अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो देखी हुई है अगर, तो आपको इसको समझने में आसानी होगी कि जो भी एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है और जो उससे ऊपर के अधिकारी होते हैं उनके विरुद्ध अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जांच कौन करेगा, राज्य का प्राधिकरण करेगा। ठीक है, पहला इनका ये कार्य होगा। दूसरा, सीधे प्राप्त अवचार की शिकायत है। अगर कोई अवचार की शिकायत सीधे प्राप्त होती है, डायरेक्ट किसको प्राप्त होती है, प्राधिकरण को, तो वह इसको क्या करेगा, गृह विभाग को अग्रेसित कर देगा आगे की कार्यवाही करने के लिए। किसको दे देगा, गृह विभाग को। डायरेक्ट अगर उसको प्राप्त होता है तब की बात की गई यहाँ पे। अब आते हैं तीसरा कार्य, गंभीर अवचार की शिकायतों की भी जांच ये करता है। अगर किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध यानी कि अपर पुलिस अधीक्षक या उच्चतर स्तर के अधिकारी के विरुद्ध कोई गंभीर अपराध अवचार की शिकायत प्राप्त होती है तो इसकी वो क्या करेगा, जांच करेगा। अब गंभीर अवचार कौन कौन से होते हैं इसको इसी के एक्सप्लेनेशन में बताया गया है। 71 के 1 के एक्सप्लेनेशन में बता दिया गया कि गंभीर अवचार कौन कौन से होते हैं। अगर पुलिस हिरासत में किसी की मृत्यु होती है, गंभीर चोट हो जाती है, या बलात्कार या प्रयास किया जाता है, या अवैध गिरफ्तारी किसी व्यक्ति की जाती है, या फिर मानव अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, भ्रष्टाचार किया जाता है इनके द्वारा, तो ये सब गंभीर अवचार के उदाहरण है। एक्सप्लेनेशन मतलब गंभीर अवचार में यही आते हैं। और अगर इस प्रकार के अवचार की शिकायत होती है तो इसकी भी जांच कौन करता है, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण। अब आगे आते हैं, अन्य मामलों की भी ये जांच करता है। ऐसे अन्य मामलों को भी राज्य पुलिस शिकायत बोर्ड जांच करता है जो राज्य सरकार या पुलिस महानिदेशक राज्य सरकार या डीजीपी निर्दिष्ट करे, यानी पुलिस महानिदेशक कहे कि आप इसकी जांच करिए, तो उसकी भी जांच कौन करेगा, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण। तो 4 कार्य कौन कौन से हो गए, अपर या पुलिस अधीक्षक या उच्चतर स्तर के अधिकारी के विरुद्ध जांच करना, गंभीर अवचार की शिकायतें प्राप्त होती है तो उसकी जांच करना, और सीधे प्राप्त अवचार की शिकायतों को क्या करना है, गृह विभाग को अग्रेसित कर देना, और अन्य मामलों की भी जांच करना जो राज्य सरकार और डीजीपी द्वारा निर्देश करें। अब जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के क्या कार्य है, इसका कार्य है पुलिस उपाधीक्षक या निम्न स्तर के अधिकारी के विरुद्ध शिकायत की जांच करना। जो पुलिस उपाधीक्षक होता है यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, उसकी शिकायत, उसके विरुद्ध शिकायतों की जांच करना, और या फिर उससे निम्न स्तर के कोई अधिकारी होते हैं उनकी विरुद्ध जो शिकायत प्राप्त होती है उसकी जांच करना, और गंभीर अवचार के मामलों की भी इसमें जांच करना। गंभीर अवचार मतलब यही जो हमने अब आपको बताया। अब अगले धारा में आते हैं, धारा 72 जो कि प्राधिकरण की शक्तियां बताता है। इसमें आपको बस एक बात याद रखना है कि प्राधिकरण की शक्तियां किसमें दी गई है, धारा 72 में, और ये सिविल न्यायालय समझा जाएगा सीपीसी के अंतर्गत। जैसे सिविल न्यायालय होता है उसी तरह सिविल न्यायालय की शक्तियां जो होंगी, सिविल न्यायालय की जो शक्तियां हैं वो सब शक्तियां किसको प्राप्त है, प्राधिकरण को भी प्राप्त है। अब हम देखिए ये हमारा धारा 72 कंप्लीट हुआ, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। धारा सेक्शन 67 में हमने पदावधि एवं सेवा शर्तें पढ़ी अध्यक्ष और सदस्यों की। 68 में पद से कैसे हटाया जाएगा ये पढ़ा, और उसके बाद 69 में हमने कर्मचारियों के बारे में पढ़ा। 70 में कार्य संचालन, 71 में इसके फंक्शन पढ़े दोनों प्राधिकरण के, और 72 में हमने इसकी शक्तियां पढ़ी, पावर पढ़ा। इसमें हमने पावर पढ़ा, इसमें हमने फंक्शन पढ़ा। 70 में फंक्शन, 71 में फंक्शन, 72 में पावर और कार्य संचालन। ये हमारा 72 तक कंप्लीट हो जाता है। प्राधिकरण की रिपोर्ट, धारा 73 में प्राधिकरण की रिपोर्ट की बात की गई है। इसमें बताया गया है कि प्राधिकरण जो होंगे, जिला का प्राधिकरण हो चाहे राज्य का जो पुलिस शिकायत प्राधिकरण है, उनके द्वारा अपनी एक रिपोर्ट वार्षिक तौर पे दी जाएगी, वार्षिक रिपोर्ट दी जाएगी, और वह किसको दी जाएगी, राज्य सरकार को यह वार्षिक रिपोर्ट दी जाएगी। और जब राज्य सरकार को ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होती है तो वह रिपोर्ट को विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करती है, उसके समक्ष ले जाती है, रिपोर्ट को देती है। और जो इस प्रकार की वार्षिक रिपोर्ट होती है वह एक लोक दस्तावेज होता है। मतलब अगर वार्षिक जो पुलिस शिकायत प्राधिकरण होता है, राज्य का या जिला का, जिनके द्वारा वार्षिक रिपोर्ट दी जाती है, तो यह रिपोर्ट एक लोक दस्तावेज माना जाता है।
इसके बाद धारा 73 कंप्लीट, रिपोर्ट हो गया प्राधिकरण की। अब शिकायतकर्ता के अधिकार, जो लोग पुलिस अधिकारियों के खिलाफ या कार्मिकों के खिलाफ शिकायत करते हैं प्राधिकरण में, उनके क्या अधिकार होंगे। तो पहला अधिकार तो यही है, शिकायत करने का अधिकार होता है। दूसरा, विभागीय जांच में विलंब होने पर विभाग को सूचित करना। अगर कोई विभागीय जांच हो रही है और उस जांच में विलंब हो रहा है तो उस विभाग को सूचना देना कि जो जांच में विलंब हो रहा है। और अगला अधिकार है जांच की प्रगति के संबंध में समय समय पर सूचना पाने का अधिकार। मतलब जो जांच हो रही है किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ तो उसके संबंध में समय समय पर यह सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार होता है कि उसकी जांच में क्या प्रगति चल रही है, मतलब कहां तक की उसकी जांच कंप्लीट हो पाई है, तो इसका भी अधिकार होता है। अगला अधिकार क्या है शिकायतकर्ता का, कि अगर जब जांच पूर्ण हो जाता है या विभागीय कार्यवाही हो जाती है उसके विरुद्ध, तो फिर उसके निष्कर्ष को भी उसकी सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। निष्कर्षों को मांग सकता है कि क्या निष्कर्ष निकल के आया है, इसका भी अधिकार शिकायतकर्ता को है। तो 73 में रिपोर्ट दी गई है वार्षिक, 74 में शिकायतकर्ता के अधिकार, 75 में दिया गया है सद्भावना पूर्वक किए गए कार्यों के लिए संरक्षण। धारा 75 कहता है कि अगर कोई कार्य सद्भावना पूर्वक किया जाता है तो राज्य पुलिस बोर्ड का चाहे अध्यक्ष हो या उसके सदस्य हो या राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण या जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण का अध्यक्ष हो या सदस्य हो, अगर ये लोग सद्भावना पूर्वक कोई कार्य करते हैं तो इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकेगी, इनको संरक्षण प्राप्त है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये अपवाद के तौर पर है कि कब इन बोर्ड के अध्यक्ष या प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकती है, जब वे सद्भावना पूर्वक कार्य करें। तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि सद्भावना पूर्वक भारतीय उत्तराखंड पुलिस अधिनियम के किस धारा में प्रावधानित है, तो सद्भावना पूर्वक धारा 75 में प्रावधानित है। इसमें 3 लोगों को संरक्षण प्रदान है, राज्य पुलिस बोर्ड को के अधिकारी या सदस्य को और राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण को या जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष या फिर इन दोनों के निर्देश के अधीन जो कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं उनको। ठीक है, मतलब समझिए जो सद्भावना पूर्वक जो संरक्षण प्राप्त है, सद्भावना पूर्वक कार्य करने का 3 लोगों को प्राप्त है। एक तो राज्य पुलिस बोर्ड को प्राप्त है, जो राज्य पुलिस बोर्ड होता है उसको प्राप्त है। दूसरा, जो प्राधिकरण ये बनाए गए हैं दोनों प्रकार के, चाहे राज्य का हो जो शिकायत प्राधिकरण, चाहे राज्य का हो जिला हो, इनके अध्यक्ष और सदस्य को प्राप्त है। और तीसरा, इन दोनों के निर्देश पर अन्य व्यक्ति, अगर किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत किया गया है तो उसको भी यह शक्ति मतलब यह संरक्षण प्राप्त है सद्भावना पूर्वक। ये हमारा 75 हो गया। और 76 जो इस अध्याय के अध्याय 8 का जो अंतिम धारा है वह वित्त पोषण की बात करता है, बजट की बात करता है, धारा 76। तो ये हमारा अध्याय 8 कंप्लीट हो गया। अब अध्याय 8 में हम एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जान लें कि उत्तराखंड पुलिस अमेंडमेंट एक्ट 2018 मुख्य रूप से अध्याय 8 से ही संबंधित है, क्योंकि इसमें जो अब हम एक बार इस पे भी एक नजर रख लेते हैं कि किन धाराओं को प्रतिस्थापित किया, किसको अंतः स्थापित किया गया। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तराखंड पुलिस अमेंडमेंट एक्ट 2018 में यह अमेंडमेंट हुआ और इसमें सबसे पहला जो संशोधन किया गया वो 2Q में किया गया, जिसको प्रतिस्थापित करके पुलिस कार्मिक शब्द को लाया गया और कहा गया कि पुलिस कार्मिक वे कर्मचारी वे लोग होंगे जिन्हें राज्य सरकार या डीजीपी या अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा नियुक्त किया जाए। पहले क्या था, इससे पहले संशोधन से पहले राज्य सरकार नहीं था, केवल डीजीपी या डीजीपी के अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा जो नियुक्त होते हैं वही पुलिस कार्मिक होते थे, लेकिन अब राज्य सरकार द्वारा भी नियुक्त कार्मिक होंगे। तो ये हो गया कि पुलिस कार्मिक में संशोधन किया, प्रतिस्थापित कर दिया इस धारा को। फिर धारा 64 को भी प्रतिस्थापित किया, 65 को भी प्रतिस्थापित किया। ये थोड़ा सा गलत लिखा है यहाँ पे, 65 को भी क्या किया है, प्रतिस्थापित किया गया है। लेकिन एक धारा यहाँ देखिए छूट गई है, 65A, जिसमें हमने जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण की संरचना पढ़ा था। 65A में इसको क्या किया गया है, यह अंतः स्थापित किया गया है, इसको जोड़ा गया है। 65A जो है वो जोड़ा गया है, जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण। उसके बाद 66 में को प्रतिस्थापित किया गया, 67 को प्रतिस्थापित किया, 68 को, 69 को, 70 को, 71 को, 72 को, 73, 74, मतलब टोटल अगर हम देखें 64 से 74 तक की धाराओं को
प्रतिस्थापित कर दिया गया है और साथ में 65A अंतर स्थापित मतलब इसको जोड़ा गया है। और ये हमारा उत्तराखंड पुलिस अमेंडमेंट एक्ट भी खत्म होता है, अध्याय 8 भी कंप्लीट होता है। मुश्किल से अब एक वीडियो और आपका पुलिस अधिनियम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।